देश में जो परिस्थिति है, 1975 में एक प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने इमरजेंसी को डिक्लेयर करके सब कुछ तानाशाही का बगैर शुरू किया था। आज के जो हमारे लोग शासन कर रहे हैं और जो लोग सत्ता में हैं, वो कोई ज्यादा उनसे क्रिएटिव है, अपनी पुरानी गलतियों से सीख लिए हैं। तो आजकल के दिनों में वो डिक्लेयर करके कुछ नहीं करते, तब अनडिक्लेयर तरीके से बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए अपने आप को दुनिया में अपनी मीडिया के थ्रू ये बताते हुए कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी धन्यवाद है, लोकतंत्र है। उसके बावजूद अगर आप अखबार पढ़ें, इनकी मीडिया पूरी इनके पास होने के बावजूद भी एक दिन नहीं गुजरता जब आप कोई हादसा, कोई वारदात जिसके बारे में सुनेंगे नहीं। कहीं दलितों पे, कहीं आदिवासियों पे, कहीं मुसलमानों पे, कहीं किसानों पे, कहीं मजदूरों पे, हर तरफ हर जगह एक दिन नहीं गुजरता जब आपके पास पैसे न्यूज नहीं आएगी। और ये बात सोचने वाली बात है, ये सारी जो न्यूज है जो हमारे तक पहुंचती है, उन सारी वारदातों का क्या, जिनको दबा दिया जाता है, जिनको कभी बाहर आने ही नहीं दिया जाता है। यहाँ आते आते मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, जब जेएनयू पे हमला हुआ उसी समय राजस्थान में एक फैक्ट्री के मजदूरों पे बहुत बर्बर तरीके से, जिस तरीके से जेएनयू पे हमला किया उससे कहीं ज्यादा बर्बर तरीके से उस होंडा फैक्ट्री के मजदूरों पे वहां अटैक किया गया था। जब से ये सरकार आई है, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में जहां से इसकी खासतौर से जहां स्टेट गवर्नमेंट भी है, वहां वो श्रम कानूनों को जो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉट एंड गारंटीड राइट्स है, उनको भी डाइल्यूट कर रही है। वहीं जब कुछ मजदूरों ने अपने यूनियन के अधिकार की बात शुरू करी तो बहुत बर्बर तरीके से 12 फरवरी के 13 फरवरी का दिन है जब उन पर लाठीचार्ज हुआ। और जहां जेएनयू में हमने देखा कि कोई भी अगर जेएनयू जैसा कोई दिखे तो उसको हिरासत में लेके क्वेश्चन किया जाता है, वहीं कुछ वैसे ही रेड ऑफ टेरर चल रहा था। अराउंड कई 100 लोगों को जेल में बंद किया, वो अभी भी जेल के अंदर बंद है। आज जब मैं यहाँ आते वक्त न्यूज पढ़ रहा था कि उसके उन लोगों के खिलाफ जो अराउंड 200-250 लोग, 210 मजदूर जेल के अंदर है राजस्थान के जिले में, वहां के और मजदूरों ने जाके वहां एक प्रदर्शन किया तो उन सब लोगों को 1000 से ऊपर मजदूर अभी भी जेल में। और जब मैं ये सब वारदातें पढ़ता हूँ, वारदातें सुनता हूँ, जब से मैं आया हूँ बाहर, कई बार मीडिया के लोगों ने, दोस्तों ने, वेलविशर्स ने सवाल पूछा कि जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जेल में आपको किस तरीके से बर्ताव किया गया। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई नहीं होता जेल के बारे में बात करने वाला, क्योंकि हम लोगों ने, चाहे मैं हूं, चाहे कन्हैया हो, चाहे अभिमान हो, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हमने जेल भी नहीं देखी। अगर आपको जेल की बात पूछनी है तो आप जाइए मोहम्मद आमिर खान से पूछिए, जो 14 साल जेल के अंदर बंद रहे 1998 से लेकर 2012 तक, जिनको 20 फर्जी टेरर केसेस में फंसाया गया। हम लोगों पे तो इल्जाम था कि हमने कल्चरल इवनिंग कराई है, बम ब्लास्ट का इल्जाम शुक्र है हमें नहीं था, लेकिन उन पर 19 केस थे और 19 केस 14 साल उम्र कैद की सजा होती है। कोई इंसान उम्र कैद काटने के बाद उसको निर्दोष साबित कर दिया जाए तो यहाँ के जनवाद पर, यहाँ के लोकतंत्र पर, जिसकी मोदी जी जगह जगह जा जाके अलग अलग देशों में जाके, आजकल वो हमारे देश में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, जिसकी बात करते हो तो बहुत बड़ा सवाल है निशान। लोगों को रिहा किया गया था, उनको इम्प्लीकेशन के खिलाफ, और जो नरेंद्र मोदी का और उनकी पूरी गुजरात की गवर्नमेंट का रोल था उसके खिलाफ उस दिन का दिन याद है कि जो आज जेएनयू में हमें देखने को मिला, उसकी एक झलक हमको उस दिन भी मिल गई। हम लोग गेट से निकले नहीं थे कि इस बस में हम जा रहे थे, उस बस को पुलिस ने हाईजैक करके कहीं दूसरी तरफ ले गए और हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। लेकिन आज अगर आपको सीरियसली पूछना है कि जेल का एक्सपीरियंस क्या होता है, तो आप उन लोगों से पूछिए जो उस अक्षरधाम अटैक में थे। आप उन लोगों से पूछिए जो ये बंबई बम धमाके में सीमी के लोगों को फंसाया गया, वो लोग इसकी अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं कि जेल क्या होता है। अगर आपको जेल की वारदात पूछनी है तो आप उन सैकड़ों आदिवासियों से भी पूछिए जो 35 केस, 40 केस, 50 केस, जिनमें अलग अलग किस्म के केस डाल दिए जाते हैं और वो जेलों के पीछे बंद रहते हैं। अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर के एक जेल में पिछले 3 हफ्ते से बहुत लोगों को पता नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी वारदातें हैं जो कभी सामने नहीं आती। पिछले 3 हफ्ते से भुवनेश्वर की एक जेल में 7 आदिवासी और दलित अंडर ट्रायल्स पिछले 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पे। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि हमको बेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन कई साल बीत जाते हैं, हमको बेल नहीं मिलती। उनका एक डिमांड था कि जब पेशी हो, जब हमारी डेट आए तो हमको कोर्ट में पेश किया जाए, हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल ना किया जाए। उस डिमांड को लेके पिछले 3 हफ्ते से 7 दलित और आदिवासी लोग जिनको नक्सली हिंसा में फंसाया गया है, वो लोग भूख हड़ताल पे हैं। अगर सही में जेल के बारे में आपको पूछना है तो वो लोग सही तरीके से बता सकते हैं जेल क्या होगा। ऐसे लोग, चाहे वो जेल साई बाबा हो, चाहे वो अरुण परेरा हो, जो डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, जो इन सारे सवालों में बात करते रहे और उन लोगों को जेल में मारने की अलग अलग साजिशें की गई, यहाँ तक
जो आज खबर आ रही है, साईं बाबा ने बताया है कि उनको जेल में लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसके बिना वो जी नहीं सकते, सरकार ने वो डिजाइन कर दिया था जेल के अंदर वो नहीं देंगे। तो अगर आप वो सीधा गोली से नहीं मार पाते, आपको वो सीधे तरीके से शाहीन आजमी और बहादुर पंसारे कलबुगी को मारा, अगर आपको उस तरीके से चुप नहीं करा पाते तो अलग अलग षड्यंत्र अपनाते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज के समय, जो एक गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, चाहे वो जन्मत क्वेश्चन हो, चाहे वो इंसान क्वेश्चन हो, चाहे वो आजादी का क्वेश्चन हो, इन सारे सवालों को दबाने की साजिश है। लड़ाई तो जेएनयू की लड़ाई थी, अब वो तो यूनिवर्सिटी की अलग अलग लड़ाई थी, वो एक लड़ाई में तब्दील हो गई और सब लोगों ने एक साथ स्टैंड विद जेएनयू, स्टैंड विद एचसीयू का नारा दिया। लेकिन अगर मैं वापस आऊं जो मैं बात बोल रहा था, ये अटैक विश्वविद्यालयों पर कोई एक्सेप्शनल अटैक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वविद्यालयों पर अटैक हो रहा है। और छात्र होने के आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट, आई कैन नॉट थिंक एंड आई कैन नॉट से फेलो स्टूडेंट्स कि सिर्फ और सिर्फ हम छात्रों पे अटैक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज पे अटैक है तो हम उसको बचा लेते हैं, हमारे प्रिविलेज स्पेसेस हैं, हमने बहुत लड़के बनाए हैं, बाकी देश में जो हो वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अटैक है वो मल्टी प्रॉम्प्ट अटैक है और वो पूरे देश भर का जो अटैक है उसी का मैनिफेस्टेशन हमको अपनी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। हर तरफ, चाहे आदिवासियों को जन जन जमीन छीनना हो, चाहे वो श्रम कानूनों में वो जो अलग अलग चेंजेस लेकर आ रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों को फर्जी केसेस में फंसाना हो, चाहे वो दलितों की हत्या और दलितों को उत्पीड़न हो, चाहे वो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पे आर्मी की तरफ से दमन हो, उस पूरे अटैक में ही हमको इस अटैक को देखना पड़ेगा, जब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे। और उस पूरे अटैक का ही मैनिफेस्टेशन आज हमें अपनी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ है, आज अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक बात हमको समझने की बहुत जरूरत है, वेलफेयर स्टेट और न्यू लिबरल इकोनॉमी, ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। अगर आज हमको सही में वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना है तो हमको न्यू लिबरल पॉलिटिक्स को, न्यू लिबरल इकोनॉमी को चैलेंज करना पड़ेगा। हमको लिबरलाइजेशन, हमको प्राइवेटाइजेशन, हमको ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को क्वेश्चन करना पड़ेगा। जिस समय अगर आज हम छत्तीसगढ़ में देखें क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, जो आज से 7-8 साल पहले श्रीलंका में हमने देखने को मिला, एक जेनोसाइडल प्रोपोर्शंस में एक वॉर छिड़ी गई, आज वो तैयारी हमारे देश के अंदर हो रही है। आज जेएनयू का वो वक्त था जब जेएनयू पे हम पे अटैक हुआ, उसी समय कुछ और चीजें हुई। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि उमर खालिद जिम्मेदार है सोनी सोली पे अटैक, मतलब इस तरीके की न्यूज है कि आई, लेकिन सोनी सोली पे अटैक क्या हुआ था, कुछ लोगों ने जाके उनके मुंह पे एसिड फेंक दिया। वही समय था जब कुछ पत्रकारों को वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया। वही समय था जब बहुत सारे एक्टिविस्ट को बस्तर से निकाल दिया। और अगर आप उस जगह को देखें, वो ऐसी जगह है जहां आदिवासी रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त की खाने का नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन जिस जगह पे वो रहते हैं उस जमीन के नीचे बहुत अरबों और खरबों के मिनरल रिसोर्सेज हैं। और सारे माइनिंग माफिया, सारे माइनिंग एजेंसीज ये समझते हैं कि अगर किसी तरीके से इन आदिवासियों को यहाँ से निकाल दिया जाए तो बहुत करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। और पिछले 10 साल से उसी डायरेक्शन में एक वॉर छिड़ी जा रही है। उसी डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से पहले सर्वजन लेकर आए, उठा रहे हैं, आप आर्मी में बार-बार बोल रहे हैं, आप एंटी नेशनल। ये बात पूछने वाली बात है। जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग पैरामिलिट्री में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, नो डाउट अगर वो कल कुछ ज्यादा करेंगे तो हम उनको भी सजा देने की बात करेंगे। लेकिन ये कौन लोग, ये वही लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इन सारी के सारे जो पॉलिसीज हैं, वही किसान का लड़का जो एक तरफ भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ेगा, उसका दूसरा भाई सेना में होगा, उसका दूसरा भाई पुलिस में होगा, उसका दूसरा भाई पैरामिलिट्री में होगा। तमिलनाडु की लोग आप कश्मीर में भेजेंगे, नागा बटालियन आप छत्तीसगढ़ में भेजेंगे। जो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी डिवाइस की थी, डिवाइड एंड रूल, आज की सरकार भी वही पॉलिसी डिवाइस कर रही है। और आज इन सब चीजों को समझना, आज हम लोगों को गिरफ्तार करके, हम लोगों को बिछड़ करके, एचसीयू में रोहित वेमुला को मार के, एफटीआई में बार-बार लाठीचार्ज करके, जादवपुर में बार-बार लाठीचार्ज करके हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर आई हैं। और आज बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट मूवमेंट भी इस जिम्मेदारी को समझे। स्टूडेंट मूवमेंट की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत डिस्कोर्स में रहता है, बहुत आर्टिकुलेट सेक्शन है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। और वो कमियां यही है कि अगर हम सिर्फ, जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर हम सिर्फ विश्वविद्यालयों में सीमित रह जाए और सिर्फ छात्रों में सीमित रह जाए तो डेड एंड बहुत जल्दी आ जाएगा। और वो जानते हैं किस तरीके से किसी को एक पार्टी में ले लो, उसको वॉक कर लो, इसको आइसोलेट कर दो, वो सारी टैक्टिक्स ये लोग समझ पाए। अगर आज हम लोग अलग अलग आंदोलनों से जुड़े, चाहे वो अल्पसंख्यक लोगों का आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो, और एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक स्ट्रीम की जरूरत है। चाहे आप मार्क्सवादी हो, माओवादी हो, चाहे आप एक अल्पसंख्यक संगठन से हो, चाहे वो क्रिश्चियन संगठन से हो। अभी हम लोग एक प्रोग्राम में थे, जवाहरलाल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये बोली थी कि लोग सोचते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमान विरोधी पार्टी है,
ये बात सही नहीं है। वो सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, वो हर कुछ विरोधी है। वो क्रिश्चियन विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है, वो महिला विरोधी है, वो इंसान विरोधी है, और आज के समय में वो जानवर विरोधी है। तो अगर इस डेमोक्रेटिक स्ट्रीम में हम लोग काम करें, ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, इस देश की माइनॉरिटी है। देखा जाए तो हम लोग माइनॉरिटी नहीं है, और वो इस देश को मेजोरिटी माइनॉरिटी में बांटना चाहते हैं। अगर बहुत फ्रैंकली बोले तो हम भी इस देश को मेजोरिटी माइनॉरिटी में बांटना चाहते हैं, अलग अलग का। अगर आप देखें, अगर इस देश के मुसलमान, इस देश के क्रिश्चियन, इस देश के दलित, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छात्र, और हम सारे लोग एक हो जाए, तो ये आरएसएस के लोग तो कुछ चंद मुट्ठीभर लोग हैं, और इन सब लोगों को इस देश से, अगर इस देश को बचाना है तो इस देश को पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली हर तरीके से डिफीट करना, और आज सबसे बड़ा टास्क, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाए, कल को इतिहास हमारा शुक्रिया अदा करेगा। शुक्रिया।